नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी आधारित है तलाक पर और ये मनोवैज्ञानिक कहानी है कि हमारे मन में कभी-कभी कैसे विचार आते हैं छोटी-छोटी लड़ाई-झगड़ों में और कहाँ तक बात पहुँच जाती है तलाक पर और अंत में क्या परिणाम होता है। तो स्टार्ट करते हैं कहानी। यह दिन आषाढ़ का पहला दिन न था। रामानुजन क्लांत भी नहीं था, उम्र 40, विरह वेदना का अनुभव भी नहीं हो रहा था। मिलन की वेदना अंग-अंग में हो रही थी। पिता ने पता नहीं क्या सोचकर नाम रामारंजन रखा था। विवाह के 2 वर्ष बाद ही मित्रों ने कहा नाम सार्थक हो गया। हालाँकि मित्रों ने अभी तक यह विचार नहीं बदला, मगर रामानंदन को लगा कि यह नाम तो मेरा मज़ाक उड़ा रहा है। फिर भी बिजली की कड़क, बार-बार कौंद बरसात की रिमझिम उनके मन में कुछ कुछ कांत भाव भर रही है। पड़ोस की ग्रामीण बहू ने ग्रामोफोन पर एक मीठा सा संगीत लगा दिया। ऐसे समय कौन किसे क्या कह रहा है, जानने की इच्छा हो गई। रमारंजन ने पड़ोस की ओर खुलने वाली खिड़की की ओर खड़े हुए और पीछे से आवाज आई, सुन रहे हो? स्कूल से आते हुए समय मनी बारिश में भीग गया। तुम तो कुछ बोलोगे नहीं। नौकर 5 आने की जगह 6 आने में बैगन लाता है। यूं आकाश की ओर ताक रहे हो। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। सिर पीटने की आवाज सुन रमाकांत कुछ क्षण आंखें बंद करके खड़ा हो गया। मन ही मन, हाय कविंद्र, उसने कहा और गहरी सांस छोड़ी। क्या बोली रमा? रामानंदन ने रमा संबोधन इस तरह किया मानो प्रेमिका का नाम ले रहा हो, मगर बेकार। रमा देवी ने कहा, देखो, 1000 बार कहा है नाम लेकर ना बुलाओ। जरा भी अच्छा नहीं लगता, बच्चे बड़े हो गए हैं। ये लाड अच्छा नहीं लगता। मुझे मनी की माँ कहकर बुलाया करो। रामानंदन ने फिर आंखें मूंद पूछा, क्या क्या कह रही थी मन्नी की माँ? कुछ ना सुना? हे भगवान, सब इस कान से उस कान निकल गई। रामानंदन ने खींच कर कहा, मनी की माँ, ये बातें कान से निकल जाती हैं, पर मेरी बातें कान से जाकर मुंह से आए तब ना। आगे बिना बोले कमीज पहन छाता लेकर रामानंदन चल पड़े प्रेममय के घर की ओर। प्रेममय बचपन का मित्र था, साइकोलॉजी का प्रोफेसर था, गप्पों का बड़ा खजाना था उसके पास। प्रेममय की बैठक में छाता टिकाकर आराम कुर्सी पर बैठ गए। फिर हुक्म दिया, प्रेम बाल्टी भर चाय, थाली भर पकौड़ी, नौकर को लाने को कहो। संध्या को लाने को ना कहना। यार, क्यों संध्या से इतनी वितृष्णा क्यों? उदास संध्या मतलब प्रेममय की पत्नी। उदासीनता का नाटक कर रहे हो क्या, या दोनों में तलाक की हालत है? रामारंजन अचानक चेयर से उठकर समर्थन में कहने लगा, पत्नी को तलाक देगा, कारण मत पूछ। प्रेममय ने कहा, ओ समझा, नाराज होकर आए हो। गहरी सांस छोड़कर रामानंदन ने कहा, ना प्रेम और ना ही निभ सकती है। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ निभ नहीं सकती। जिंदगी बेकार हो गई। जरा भी सरसता न मिली विवाहित जीवन में। उम्र और होती तो तलाक देकर एक और, मतलब एक और। हरदम किचिर-मिचिर आदमी कितना सहे आखिर। प्रेम को तो हँसी आ गई। तलाक ही तो देगा। एक बात सुन ले, एक बार एक सेठ एक कहानी सुना रहा है। प्रेम मैं जो उसका मित्र है उनको कहानी सुना रहा है। एक बार एक सेठ तीर्थाटन को निकले। जाते समय कह गए, देख, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। कब लौटूँगा पता नहीं। मुझे विश्वास है तुम मेरी अनुपस्थिति में सब कुछ सँभाल लोगी। अगर कुछ ना कर सको तो तुम एक उपाय करना। सामने जितने लोग दिशा मैदान जाते हैं, उनमें से जिसका लोटा सबसे पुराना हो, उससे मदद लेना। यह कहकर तो वो तीर्थाटन पर चले गए। कई दिन हो गए, पत्नी चला न सकी। पति का कहना मान सुबह खिड़की के पास बैठ गई। गौर से देखने लगी। उनमें से एक लोटा बहुत पुराना लगा। 3-4 जगह छेद, पेंदा, पिच का पानी रिस रहा था। समझ गई, यही सबसे पुराना है। नौकर भेजकर उसे बुला लिया। भोजन-पानी देकर अपनी बात कहने का तय कर लिया। मगर कुतूहल रोक ना सकी। पूछ लिया, महाराज एक बात समझ नहीं आती, बुरा ना माने तो पूछूं? उन्होंने कहा, हाँ पूछो। ये लोटा 3-4 जगह रिस रहा है, पिचक गया है, इसकी बजाय नया क्यों नहीं लेते? कुछ क्षण चुप रहकर वह बोले, देखो, पिछले 15 साल से मैं अपनी नंगई किसके आगे रखता हूँ, फिर किसी और के आगे नंगई दिखाने का मन ही नहीं करता। विरह से आतुर स्त्री पति को की बात का गूढ़ रहस्य समझ गई। उसने सिर नीचा कर लिया। प्रेममय मिस्र रामानंदन के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ने के लिए कुछ भाव विभोर होकर कहने लगे, रामानंदन, 15 वर्ष से जिसके आगे अपना नग्न परिचय दे रहे हो, उसे छोड़कर के नई का वास्तव परिचय पा सकोगे? उसके आगे अपना असली रूप शुरू से? रामानंदन ने विरोध कर कहा, ना 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 प्रेम, यह बंधन नहीं सह सकता। जिसके संग प्रेम नहीं, उसके साथ बंधे रहने में कोई तुक नहीं। वह कष्ट तू नहीं समझ सकता। प्रेममय को हंसी आ गई। कहा,
मन, मन, मन ऐसी फिसलन भरी चीज़ और कुछ नहीं। पति-पत्नी के बंधन को मन पर छोड़ना ठीक नहीं। मन तो बहुत कुछ कहेगा। जैसे एक चीज़ को आग्रह से चाहेगा, उसी को मन फिर फेंक देगा। जिस बंधन पर सारा परिवार, समाज, शिक्षा, संस्कृत निर्भर है, उसे मन की चाहत जैसी फिसलन भरी बात पर छोड़ दोगे? तू मुझे दकियानूसी कह ले, माथे पर टोपी रखने, उतारने की तरह तलाक का स्वांग पसंद नहीं। यह पति-पत्नी की 3 टाँग की दौड़ है, थ्री लैंग लेग रेस। समझे? पति का एक, पत्नी का एक और दोनों के एक-एक पैर आपस में बंधे, अलग नहीं हो सकते। इन बंधे पाँवों को समाज कहो, शिक्षा कहो, जितना ठीक से चल सकोगे उतना ही सुख मिलेगा। फिर भी रमारंजन ने कहा, ना प्रेम ना तेरी बात समझता हूँ, पर मन नहीं मानता। प्रेममय ने गंभीर हो कहा, एक और सुन, यह कहानी सच है। तूने इस बाबू का नाम सुना है? इस कोई नाम है? मिहिर की बात नहीं सुनी? वो मिहिर, वही हिस्ट्री में एमए के बाद सेक्रेटरीएट में क्लर्क बन गया। अच्छा, मिहिर पटना में एक साथ पढ़ता था। इस कैसे बन गया? वो भी एक इतिहास है। बात-बात में इस कहने लगा है। वो फाइल इस मैंने दे दी है। इस वह इस अचंभे में रामानंदन ने पूछा, पढ़ाई के दिनों में तो ये दोस्त ना था, अचानक हो जाता है। तू तो साइकोलॉजी का मास्टर है। वर्षों बाद आज अचानक भेंट हो गई। रोड पर कॉलेज से लौट रहा था। उन दिनों जो हंसमुख तेज, आज वह गंभीर उदास है। मुझे देखकर मुस्कुराकर कहने लगा, प्रेम है। इस उसकी बात सुनकर मैं चिढ़ गया। कहा, मुझे देख, तू खींच क्यों गया? उसका चेहरा पीड़ा में भर गया। आह स्वर में कहने लगा, नहीं यार, इतने दिनों बाद तुझे देखा तो खुशी हो रही है। मैंने पूछा, तो इस क्यों? उसने माथे पर हाथ रखकर कहा, इस कह डाला यार। 6-7 साल हो गए बाद ये एक दोष आ गया है। कुछ रुक कर कहा, तू नहीं जानता, आजकल मेरा नाम ही इस बाबू पड़ गया है। मेरे मन में कुतूहल पैदा हो गया है। घर बुलाकर कई सवाल पूछे। पता चला नदी जब पहाड़ में चलती है, चंचल भावुक होती है, समतल पर आने के बाद धरती उर्वर करती है। हम उसे ही महत्व देते हैं। पर जरा गहरे सोचो, उस भावुकता पर सब निर्भर नहीं होता। तब जब समतल जमीन पर आती है, कैसी माटी लाती है, इस पर निर्भर करता है। मिहिर का यौवन और वह भावुकता कंकरीली धरती पर है। समतल पर आने के बाद यानी दाम्पत्य असफल रहा। लौंगी जिसकी औरत सुंदर व स्वस्थ है, तो क्या हुआ? मिहिर चाह ना सका उसे। प्रेम का वह आवेग मर चुका था। पत्नी के प्रति उसमें कोई रुचि नहीं रही। खैर, इस दोस्त की बात सुनो। 6-7 वर्ष पहले बेटी का विवाह कर दिया। विदा के साथ सोचा महीने भर की छुट्टियां हैं, घूम आए। लवंग ने मिहिर से कहा, महीने भर की छुट्टी है, कहीं घूम आए। ससुर की अस्थियां हैं, गया ही हो आई। कलकत्ता पटना भी हो आए तो अच्छा लगेगा। गहरी सांस लेकर मिहिर बोला, तो ठीक है, पर अकेले अच्छा लगेगा, फिर पैसों की दिक्कत है। लौंगी ने हंसकर कहा, मेरी ना सोचो, मैं कैसे जा सकती हूँ? बेटी ससुराल से लौटेगी, कितने काम हैं, मेरा जाना संभव है? ब्याह के खर्चे कुछ बचाए हैं, मैं दे देती हूँ, मेरी सौगंध। मिहिर आपत्ति ना कर सका। 3-4 साल से मन और देह दोनों टूट चुके थे। कुछ दिन स्थान बदलने की जरूरत थी, पर उसके लिए पैसे चाहिए। दोनों का मेल मुश्किल था। वह भाग्य को दोष देकर चुप था, जाने को तैयार था। जरा सा सुख पटना में ही पाया, पहले वहीं चला। गंगा तट, वहां जाकर किनारे घूमने लगा। कमीज उतार कर गंगा में नहाने चल पड़ा, तैरने लगा। शाम को पागल हो गया। रमानंदन ने पूछा, ना ना ना, पद्मा वर्मा की बात याद नहीं? हाँ, इतिहास की छात्रा, जस्टिस वर्मा की बेटी। इस कितनी सुंदर थी। अब पटना कॉलेज में इतिहास पढ़ाती है। हाँ, पढ़ाई के दिनों में गंगा में तैरते समय डूब रही थी। उसी रानी घाट के पास मिहिर ने बचाया। मुझे याद नहीं। अरे हाँ हाँ हाँ, वही बात याद आ गई। याद ही नहीं रहा कि क्या करता। हम लोग सोच रहे थे कि ऐसा सौभाग्य कम लोगों को मिलता है, दोनों प्रेम में पड़ेंगे, पर वह है बड़े आदमी की बेटी। मिहिर में क्यों उलझती? फिर क्या हुआ, सुनो। अगले दिन मिहिर कॉलेज गया घूमने, अध्यापकों से मिलने। हमारे टाइम के सभी रिटायर हो चुके थे, कोई न मिला। टीचर कॉमन रूप में एक अध्यापिका ने पुकारा। मिहिर पहचान ही न पाया। उसने पूछा, मुझे बुलाया? हंसकर बोली, हाँ। ताज्जुब हो रहा है? मिहिर ने अधिक अचंभे में कहा, नहीं, मैंने आपको पहचाना नहीं। उसने कहा, मेरे साथ आइए। मशीन से उसके पीछे चल पड़ा। कार का दरवाजा खोला। कहा, बैठिए। मिहिर अचंभे में था। कार रानीगढ़ के पास आ गई। कार से उतर
कर उसने पूछा, "याद है ना ये जगह?" अब पहचान गया, वह कुछ बोल न सका, उसके ओठ काँप गए, सिर झुकाए खड़ा रहा। पद्मा ने देखा, 2 बूंद आँसू टपक गए। पद्मा ने कहा, "मेरे घर चलो।" मिहिर ने पीड़ा में कहा, "नहीं मिस।" हँसकर पद्मा ने कहा, "मिसेस पद्मा नहीं, मिस पद्मा ही हूँ। तुम सिर्फ पद्मा कहो। आप।" मिहिर वैसे ही खड़ा था। पद्मा ने हाथ पकड़ गाड़ी में बिठाया, घर ले गई। पिछली बातें दोहराई। पद्मा ने पूछ लिया, "शादी की?" "हाँ, 4 बच्चे हैं। बड़ी का विवाह कर घूमने आया हूँ। तुमने शादी क्यों नहीं की?" पद्मा ने गहरी साँस छोड़ी, चुप रही। मिहिर ने खेद भरे स्वर में कहा, "माफ़ करना, अनजाने कष्ट दे दिया।" पद्मा ने टोका, "गलती मेरी ही है, मेरा जीवन व्यर्थ है यह मान, पढ़ाई, इज़्ज़त आदि।" मिहिर ने रोका, "मगर बाधा क्या थी?" पद्मा ने हाथ पकड़कर कहा, "मेरे अभिजात्य का अभिमान, मेरा धन।" वो सहपाठी गरीब था, वह कौन था पता है? ना, तब कमल प्रसाद के साथ। तुम शायद सोच भी ना सको, वो तुम। मिहिर काँप उठा। पद्मा ने कहा, "तुम हिम्मत कर कहते तो आज मेरी पद्मा का गला भर आया।" मिहिर भी रो पड़ा। याद आया इसके कारण कैसे सुख से वंचित हो गया। सारा पश्चाताप एक शब्द में उभरा, इस। देर तक दोनों सुबकते रहे। पद्मा ने मुंह उठाकर करुणा में कहा, "नए सिरे से जीवन यात्रा शुरू की जा सकती है। सोचते हो कितनी निष्ठुर हूँ? इतने दिन का संसार इतने दिन का संसार तोड़ना चाहती हूँ, पर उस बारे में ना सोचो। मेरा सारा धन तुम्हारी स्त्री और परिवार को दे दूंगी, विवाह भी नहीं करूँ, सिर्फ तुम्हें।" मिहिर हाँ कहने ही जा रहा था कि याद आ गया, लौंगी का वह करुण चेहरा, यानी मिहिर की पत्नी में प्रेम नहीं कर सका। इस बात पर कभी ने आक्षेप नहीं किया। अपना सारा सुख छोड़ मिहिर के सुख के लिए लगी रही। अचानक मिहिर लौंगी के प्रति भावुक हो उठा। काश सब छोड़कर लौंगी लौंगी के पास पहुंच जाता। मुझे देखकर वह हंस पड़ेगी। मिहिर ने कहा, "ना ना, असंभव है पद्मा। जो बीत गया सो बीत गया। जीवन धारा में अब मेरी तिनके की स्थिति है। अपने सुख की खातिर कुछ नहीं छोड़ पाऊंगा। जो चला गया उसकी बहुत इच्छा थी, मगर जो मिला है वह भी कम नहीं है।" इतना कह मिहिर बाहर आ गया। उसी दिन घर लौट आया। कलकत्ते से लौंगी की खातिर अच्छी सी साड़ी, 1-2 महंगे गहने, पहुंचकर लौंगी को कसकर बाहों में भींच रो पड़ा। मगर तभी वह दोष आ गया। इस घड़ी देखकर रामानंदन ने कहा, "इस कितनी देर हो गई? मनी की माँ चिंतित हो रही होगी। चलो।" कैसी लगी कहानी समझिएगा। नमस्कार।